नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलोअप। चार्वाक दर्शन का एक हिट फार्मूला है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋतम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी कि अगर जीवन को सुखमय तरीके से जीना है तो ऋण लो और घी पियो, क्योंकि मरने के बाद ये जो शरीर है ये किसी काम का नहीं रहेगा, दोबारा वापस धरती पे आना नहीं है। हमारे देश में लोन पर ज़िंदगी जीने वाले इस फार्मूले का जमकर फ़ायदा क्रेडिट कार्ड, होम लोन, गाड़ी खरीदने के लिए करने लगे हैं। तकरीबन एक दशक पहले तक ये रोग अमेरिका में सबसे ज़्यादा फैला था। धीरे धीरे अब इसकी चपेट में भारत भी आता जा रहा है, जिसका ताज़ा सबूत आरबीआई के बैंकों से लिए गए पर्सनल लोन वाले हाल के जारी आंकड़ों से समझा जा सकता है। देश दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बस बनने ही वाला है, विश्वगुरु बनने के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है। ऐसी लाइनें आपको हर रोज़ सुनने पढ़ने को मिल ही जाती होंगी। मोदी सर वंदे भारत ट्रेनों, रोजगार के प्रमाण पत्र वितरण करने की झड़ी लगाए हैं। सरकारी लेटर पैड से लेकर होर्डिंग और अखबारों में मेक इन इंडिया दिख ही जाता होगा। वैसे अब इंडिया सद को लेकर भाजपा में बेचैनी है। असम में मुख्यमंत्री और बीजेपी में आयाती तजुर्बे हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो बेंगलोर में विपक्ष के नए बने गठबंधन के शार्ट नेम इंडिया के बाद से अपने ट्विटर अकाउंट से इंडिया हटाकर भारत कर लिया है। वैसे भी शर्मा साहब देश दुनिया में कुछ भी हो उस पर अपना बौद्धिक ज्ञान नैनो सेकंड में देने के मामले में चंद्रयान 3 से भी दुगनी गति से लगते हैं। बहरहाल हम आते हैं असल मुद्दे यानी पर्सनल लोन पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के हाल ही में जारी आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल में बैंकों से कुल व्यक्तिगत कर्ज यानी कि पर्सनल लोन तकरीबन 41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। ये कर्ज विभिन्न अन्य आकस्मिक खर्चों के अलावा घर, वाहन, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं आदि खरीदने के लिए लिए गए थे। साल 2014 की तुलना में इसमें 400% से अधिक का चौंकाने वाला बढ़ोतरी देखा गया है। इस भारी भरकम लोन राशि के इम्पोर्टेंस को जानने के लिए हमें 2023-24 के केंद्रीय बजट को समझना पड़ेगा, जो लगभग 45 लाख करोड़ रुपए है। वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत ऋण यानी कि पर्सनल लोन इसके काफ़ी करीब है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के बारे में क्या होगा। आरबीआई के ताज़ा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि केंद्र सरकार का कुल कर्ज 157 लाख करोड़ रुपए है, जबकि सभी राज्य सरकारों को मिलाकर 2022-23 के अंत में संयुक्त कर्ज 76 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित है। वहीं दूसरी तरफ पर्सनल लोन यानी कि पीएल में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब क्या है? अब ऐसे में कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि लोग अधिक सामान या सेवाएं खरीदने के लिए कर्ज ले रहे हैं। ये उच्च आय, अच्छे सामाजिक सुरक्षा कवरेज और स्थिर नौकरियों वाली समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो सच हो सकता है। हालांकि बेतहाशा बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, बड़े पैमाने पर कम वेतन वाली नौकरियों और औद्योगिक क्षेत्र में लगातार कम होती बढ़ोतरी की वजह से भारत की आर्थिक स्थितियों को देखते हुए ये बहुत अधिक चिंताजनक स्थिति का संकेत भी है। दरअसल कर्ज इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि परिवार अपनी कमाई से अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। ताज़ा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि जो भारी खर्च किए जा रहे हैं वो घर खरीदने या महंगी शिक्षा पर किया जा रहा है, क्योंकि छोटे, खुदरा और खर्च के मामले में लिए जाने वाले कर्ज में उतनी बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही। इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि देश भर में क्रेडिट कार्ड के जो भुगतान पेंडिंग पड़े हैं पहली बार में 2 लाख करोड़ रुपए की राशि को पार कर गए हैं। ये पिछले साल से लगभग 30% ज़्यादा हैं। मतलब लोग क्रेडिट कार्ड से जमकर खरीदारी कर रहे हैं और बैंक को उसका पेमेंट नहीं कर रहे। ये बढ़ोतरी दर पिछले वर्ष और बैंक कर्ज की वृद्धि से लगभग दुगनी है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादातर रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदने के लिए किया जाता है और इसके क्रेडिट कार्ड भुगतान के बकाये में इतनी बड़ी बढ़ोतरी समाज के अपर मिडिल क्लास के बीच भी बढ़ती कर्जदारी को दर्शाता है। इस बीच सूक्ष्म और लघु और बड़े उद्योगों ने बैंक कर्ज के मामले में बहुत धीमी बढ़ोतरी दिखाई है, जो 10% और 5% है, और जो ये भी दर्शाती है कि ये बड़े उद्योग नई क्षमताओं में निवेश नहीं कर रहे हैं। जाहिर बात है, जब इनकी लोन लेने की क्षमता कम है तो यानी निवेश नहीं कर रहे हैं, और रोजगार भी बिल्कुल पक्का है कि नहीं बढ़ रहा होगा। और जो ये भी दर्शाता है कि ये बड़े उद्योग नई क्षमताओं में निवेश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वे कोई नया रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।
जिसकी वजह से पारिवारिक आय पर लगातार ब्रेक लगेगी। हाल के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जीडीपी के हिस्से के रूप में निजी उपभोग व्यय कम हो गया है, जिससे परिवारों की कठिन आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब आते हैं केंद्र सरकार के बढ़ते कर्ज पर। असल में सरकारें अपना कामकाज चलाने के लिए अक्सर कर्ज लेती हैं। ये कर्ज पर्सनल कमर्शियल सोर्स से लिए जा सकते हैं, जैसे कि बैंक या जनता को जारी किए गए बांड के जरिए, या इन्हें मौजूदा निधियों जैसे भविष्य निधि कोष या लघु बचत निधि कोष आदि से हासिल किया जा सकता है। ये तो मोटा मोटा रहा है सरकार कैसे कर्ज लेती है। लेकिन भारत में बढ़ता कर्ज खतरे की घंटी बजा रहा है। केंद्र सरकार की बकाया देनदारियां यानी जो ऋण है 2014 में 64 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर अब 2022-23 में 157 लाख करोड़ रुपए हो गई हैं। यानी कि मोदी जी के 9 सालों में यह तकरीबन 150% की वृद्धि से बढ़ रही हैं। 2022-23 में केंद्र सरकार का लगभग 58% कर्ज बाजार स्रोतों यानी बैंकों जैसे वाणिज्यिक कर्जदाताओं पर बकाया था। सरकार को इस कर्ज के मुकाबले हर साल ऊंचा ब्याज देना पड़ता है। 2023-24 के बजट में अनुमानित ब्याज भुगतान तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए है, जो साल के लिए अनुमानित कुल खर्च का तकरीबन 23% है। यह केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कर्ज के वित्त पोषण पर खर्च किए गए लोगों के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कर्ज चुकाना सालों तक जारी रहेगा, लेकिन ये भविष्य की सरकारों के लिए सिरदर्द भी बनेगा। अगर इस तरह जमा किए गए धन को लोगों के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता तो इतनी बड़ी देनदारियां उठाना ठीक हो सकता था। लेकिन सरकार अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा पर खर्च में कटौती या कमी कर रही है, क्योंकि उसका दावा है कि उसे अपने बजट को बैलेंस करना है और वो इस तरह के खर्च को वहन नहीं कर सकती। कर्ज वास्तव में उनकी मदद कर रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपत्ति निर्माता कहते हैं, यानी कारपोरेट क्षेत्र, जिसे कर कटौती, प्रोत्साहन और सब्सिडी जैसे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। इस तरह के कर्ज आखिरकार इन रियायतों का वित्त पोषण कर रहे हैं। इस तरह के कर्ज राजमार्गों और तेज ट्रेनों जैसी बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर भी खर्च किए जा रहे हैं, जिनकी उपयोगिता संदिग्ध है। इस बीच राज्य सरकारें भी भारी उधार ले रही हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। असल में राज्य सरकारों की संयुक्त देनदारियां 2014-15 में तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में अनुमानित 76 लाख करोड़ रुपए हो गई है। पिछले 9 सालों में ये 200% की बढ़ोतरी है। अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम यानी कि जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कम करने की केंद्र सरकार की नीतियों का मतलब है कि राज्य सरकारों को इसे वहन करने के लिए आगे आना होगा और उस कमी को पूरा करना होगा जिसे केंद्र सरकार कम कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी योजनाएं राज्य सरकारों के जरिए जमीन पर लागू की जाती हैं। इनमें से कई में उन्हें पहले से तय हिस्सा देना होता है। योजनाओं को लागू न कर पाने का पूरा असर मौजूदा राज्य सरकारों पर ही पड़ेगा। साल 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद राज्य सरकारों ने टैक्स और शुल्क लगाने के अपने अधिकार खो दिए थे। इससे उनके रेवेन्यू कलेक्शन पर असर पड़ा। इसके अलावा केंद्र सरकार निवेश के लिए पूंजी जुटाने के मामले में अक्सर सख्त और कठिन शर्तें लगाती है। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए धन जारी करने पर भी अधिकार रखती है और इनमें देरी या सरकारी अड़ंगेबाजी राज्य सरकारों के लिए कठिनाइयों का कारण बनती है। इन सब के अलावा कई राज्य सरकारें अपने वित्त को मजबूत करने के और राजनीतिक तौर पर फायदेमंद परियोजनाओं को शुरू करने या स्थानीय कारपोरेट्स और व्यापारियों को रियायतें देने के लिए कर्ज लेने में केंद्र सरकार के उदाहरण का पालन कर रही हैं। खासकर भाजपा की राज्य सरकारें मोदी सरकार द्वारा दिखाए गए राजकोषीय प्रबंधन के रास्ते पर खुशी खुशी चल रही हैं। इस सब का नतीजा कर्ज का खड़ा एक विशाल पहाड़ है जो भारतीयों पर बोझ बन गया है और आखिरकार आने वाले सालों में इसे उनकी कमाई से ही चुकाया जाएगा। धन्यवाद।